Then the important structure will discuss about the nucleus. Nucleus is the controller of the cell. सेल को कंट्रोल करने वाला जो पार्ट होता है वो है न्यूक्लियस. ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर रखता है इन द फॉर्म ऑफ डीएनए. और हम कहें कि डीएनए कैसे है, डीएनए प्रेजेंट होता है क्रोमेटिन फाइबर्स की फॉर्म में. आपके सामने जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आपको नजर आ रही हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को हम क्रोमेटिन फाइबर कहते हैं. और यही क्रोमेटिन फाइबर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, जब कोशिका विभाजन होता है, कंडेंस होकर क्रोमोसोम्स में बदल जाते हैं. ठीक है, ये जो फाइबर्स, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो पड़े हैं, ये पर्टिकुलर एक शेप ले लेते हैं बेटा. इस शेप को हम क्रोमोसोम्स का नाम दे देते हैं. इज दैट क्लियर? एंड द आउटर मेम्ब्रेन, द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. लेकिन न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन होती है वो पूरी तरह से कवर्ड नहीं होती. उसके बीच में स्मॉल पोर्स प्रेजेंट रहते हैं. स्मॉल पोर्स प्रेजेंट रहते हैं. इन पोर्स को हम न्यूक्लियर पोर कहते हैं, जो मटेरियल्स की एग्जिट और एंट्री के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. न्यूक्लियोप्लाज्म लाइक द साइटोप्लाज्म. जैसे कि साइटोप्लाज्म, जिस तरह से सेल के अंदर एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म जिसे जीव द्रव्य कहते हैं, ऐसे ही केंद्रक में, न्यूक्लियस में भी न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट होता है. देन द कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस, वही बातें हैं सारी जो मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी. द न्यूक्लियस हैज अ double layered membrane. It's called nuclear membrane. And nuclear membrane has the pores which allow the transfer of material. And then the nucleus contain chromosome. important है आपके लिए chromosomes. chromosome मैंने आपको क्या बताया कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, वो ही कंडेंस होकर एक पर्टिकुलर शेप ले लेते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, क्रोमोसोम्स कहते हैं. एंड द क्रोमोसोम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन. And what are the chromosomes? So chromosomes contain information for inheritance of feature from parents to the next generation. कि chromosomes क्या है? क्रोमोसोम वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट रखते हैं करके जो हमारे पेरेंट्स से हमारे अंदर जाती है और हमारे पास से पास आउट होकर हमारी नेक्स्ट आने वाली जनरेशन में जाती है. एक टर्म यहाँ लिखी गई है, फिलहाल आपके लिए शायद नई है, डीएनए, दैट इज डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड. फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है. और क्रोमोसोम ही जो जो क्रोमोसोम अपने आप में जो बने हैं वो डीएनए प्लस प्रोटीन की कंपोजिशन से मिलकर बने हैं. दिस आर द फंक्शनल सेगमेंट. डीएनए के अंदर जो फंक्शनल सेगमेंट्स होते हैं, जो पर्टिकुलर काम या फिर कहें कि एक पर्टिकुलर फंक्शन प्ले करते हैं, उन्हें हम जीन्स कहते हैं. इन द नॉन डिवाइडिंग सेल द डीएनए इज प्रेजेंट एज द पार्ट ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल. नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज अ न्यूक्लियोइड. व्हाट इज न्यूक्लियोइड? लाइक इन द यूकैरियोट ऑर्गेनिज्म. वैसे तो हम न्यूक्लियस ही बोलते हैं बेटा, बट अगर डीपली मीनिंग को समझा जाए, हम कह रहे हैं कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स को डिफरेंशिएट किया गया है न्यूक्लियस के बेसिस पर, तो हमने कहा है कि न्यूक्लियस के बेसिस पर. बट अगर आप न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर्ड चीज़ को भी आप न्यूक्लियस कह रहे हो और विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को भी आप क्या कह रहे हो, न्यूक्लियस कह रहे हो, तो यहाँ पर कोई डिफरेंस हम इजिली नहीं बता पा रहे. ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, प्रोकैरियोट्स के अंदर या हम कहें बैक्टीरिया के अंदर, प्रोकैरियोट्स में या फिर कहें बैक्टीरिया के अंदर जो प्रेजेंट न्यूक्लियर रीजन होता है, उसे आप क्या कह सकते हो, न्यूक्लियोइड. उसे आप क्या कह सकते हो, न्यूक्लियोइड कहते हैं. कह नहीं सकते, कहते हैं न्यूक्लियर. तो मतलब यहाँ पर जो न्यूक्लियस होता है वो एक पोरली डेवलप होता है, पूरी तरह से डेवलप नहीं है. इस वजह से आप प्रोकैरियोट्स के अंदर पाए जाने वाले न्यूक्लियर रीजन को न्यूक्लियोइड के नाम से जानते हैं. और इसी न्यूक्लियोइड के अंदर प्रेजेंट होता है क्रोमेटिन मटेरियल. एक ही क्रोमोसोम इसमें पाया जाता है और उसी क्रोमोसोम को हम न्यूक्लियोइड के नाम से जान सकते हैं. सो नेक्स्ट इज साइटोप्लाज्म. व्हाट इज साइटोप्लाज्म? साइटोप्लाज्म क्या है? द साइटोप्लाज्म इज द फ्लूइड कंटेन इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो मैंने आपको बताई कि जो हमारी राउंड सेल स्ट्रक्चर है, लाइक दिस इज अ सेल एंड दिस द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के अराउंड जो प्रेजेंट जो एम्प्टी स्पेसेस पड़ा है, जिसके अंदर सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट है, जिसमें सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट हैं, इस स्पेस को हम साइटोप्लाज्म कहते हैं. स्पेस को नहीं, मतलब जो फ्लूइड भरा हुआ है सेल ऑर्गेनेलीज के अराउंड, उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं और जीव द्रव्य कहते हैं. विदाउट द साइटोप्लाज्म कोई भी सेल लिविंग नहीं कही जा सकती. तो मतलब एक लिविंग मैटर है सेल का, जो एक पर्टिकुलर फंक्शंस प्ले करता है सेल के लिए. देन द फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म.
फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म, ठीक है, साइटोप्लाज्म के फंक्शन क्या है, एक्सचेंज में हेल्प करता है, मटेरियल को एक्सचेंज कराने में हेल्प करता है ये, ठीक है, सेल के अक्रॉस जो मटेरियल आता है, बाहर निकलता है, एग्जिट और एंट्री को ये श्योरिटी देता है। इट एक्ट एज अ स्टोर ऑफ वाइटल केमिकल्स, वाइटल केमिकल जो इंपॉर्टेंट है हमारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए, उनको स्टोर करता है। लाइक प्रोटीन हमने जो लिया है उसमें से अमीनो एसिड्स को स्टोर करके रखना, जो आपने कार्बोहाइड्रेट लिया है उसमें से ग्लूकोज को स्टोर करना, जो आप फूड ले रहे हो उसमें से विटामिन को स्टोर करना, आयरन को स्टोर करना, और ये जितने भी वाइटल केमिकल्स आए हैं इन सब की ज़रूरत आपकी सेल्स को होती है अपने मेटाबॉलिक फंक्शंस को प्ले करने के लिए। सो नेक्स्ट स्ट्रक्चर इन द सेल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है बेटा, ट्यूब्स का एक नेटवर्क है, इट्स अ नेटवर्क ऑफ अ ट्यूब्यूल्स, ठीक है, इसमें वेसिकल्स पाए जाते हैं और कुछ ट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं, वो अरेंज है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अराउंड। अगर फंक्शन की बात करें तो फंक्शन इसमें प्रोटीन सिंथेसिस में ही ये हेल्प करते हैं, प्लस इनका जो पार्टिकुलर काम होता है, ये मतलब जो बने होते हैं ये लिपिड्स एंड प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं और ये सिंथेसाइज करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में इनका मेजर रोल होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी 2 टाइप्स में डिवाइड है। Endoplasmic reticulum is also divided into 2 types, ER endoplasmic reticulum, and is also divided into SER smooth endoplasmic reticulum and RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आपके पास बहुत ज़्यादा डिटेल इन सब चीज़ों की नहीं है, लेकिन हम जस्ट इसकी एक एक्सपेंडेड फॉर्म देख सकते हैं, लाइक SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड RER इज अ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विच बियर्स द राइबोसोम। ऐसे ही स्ट्रक्चर्स ऐसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं राइबोसोम्स, उसको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, और ऐसा नेटवर्क ट्यूब्स का जिसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर काउंट किया जाता है, ऐसे ही सेल स्ट्रक्चर्स के अंदर। Then the last structure of this video, the Golgi apparatus, कैमिलियो गोल्जाई। कैमिलियो गोल्जाई ने जो है गोल्जी apparatus को डिस्कवर किया था, कैमिलियो गोल्जाई ने, ठीक है। ये भी एक ऐसी नेटवर्किंग स्ट्रक्चर है बेटा जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास ही पाई जाती है, और कहें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नियर ही ये स्ट्रक्चर पाई जाती है। इसमें पाए जाने वाले पैरेलल स्टैक्स को हम सिस्टरने बोलते हैं, इसमें पाए जाने वाले स्टैक्स को हम सिस्टरने का नाम देते हैं। और इसमें भी अगर फंक्शन की बात करें, तुम्हें इसकी बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। गोल्जी apparatus का काम भी क्या है, ये पैकेजिंग और डिस्पैचिंग का काम करता है। जो मटेरियल, जो भी केमिकल, जो भी सिंथेसिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चल रही है वो गोल्जी apparatus के अंदर डिस्पैच हो जाती है, या हम कहें कि ये फंक्शन डिस्पैचिंग में हेल्प करता है। तो स्टोरेज की तरह भी गोल्जी apparatus का काम होता है।